नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपीपीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। एक वीडियो इसमें आ चुका है इस सीरीज में। अगले वीडियो को देखते हैं। प्रश्न कहा गया है, प्रश्न में पूछा गया है कि द रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल इन साइज, मतलब जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनका आकार गोल होता है, ऐसा क्यों? वे बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, या फिर इसके पीछे ये कारण होता है कि हवा में काफी रेजिस्टेंस होता है जिसकी वजह से ये गोल हो जाती है। जल में पृष्ठ तनाव होता है, या इसमें से कोई रीजन नहीं है, आप बताइए। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव की वजह से वो अपना सर्कुलर शेप जो है उसको अख्तियार कर लेती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो तेल जल की सतह पर इसलिए फैल जाता है क्योंकि जो तेल का घनत्व होता है, मतलब तेल का जो तल घनत्व होता है, वो असल में पानी से कम होता है। मतलब सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन वाटर। ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर का दबाव क्या होता है? तो वो वायुमंडलीय दाब से हमेशा ज्यादा होगा। अगर वो वायुमंडलीय दाब से कम हुआ, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हुआ, तो बुलबुला फट जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ठीक है, पेन अगर स्याही वाली है तो उससे स्याही बाहर आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है ड्यू टू डिक्रीज इन एयर प्रेशर। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है, यानी जो उसकी रीडिंग है, उसमें अचानक गिरावट दिखाई देती है, तो ये किस प्रकार के मौसम को दर्शाती है? तो बैरोमीटर का जो पाठ्यांक है अगर नीचे गिर जाता है एकदम से, तो ये तूफानी मौसम को दर्शाता है, मतलब वहां पे स्ट्रोमी वेदर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, शीतकाल में जब बर्फ, जो झील है उसकी ऊपरी सतह जो है वो बर्फ में बदल जाती है। मतलब ठंडे इलाकों की झील है, ऊपर का जो सतह है वो पानी बर्फ बनकर जम गया, लेकिन उसके बावजूद जो पानी में रहने वाले जीव हैं वो जिंदा रहते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या है? वे बर्फ में सांस बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसका रीजन ये होता है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होता है। तो इसका परिणाम ये होता है कि बर्फ की ऊपरी सतह तो जम जाती है, लेकिन नीचे वाला जो भाग होता है वो अभी भी जल अवस्था में रहता है, तो वहां पर ये जीव जी लेते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं, तो वही रीजन है इसमें। यहाँ पर झील की जो तली होती है वहां का पानी जम नहीं पाता। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। वस्तु की मात्रा अगर हम बदल रहे हैं तो उसका जो कौन सी चीज ऐसी है या उसका कौन सा गुण ऐसा है जो कि अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो घनत्व होगा। ठीक, पदार्थ का गुण होता है घनत्व, तो ये परिवर्तित नहीं होगा। उसके जो अणु है उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। इसके बाद आगे बढ़े। यहाँ देखिए, जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व कितना हो सकता है? मतलब यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि अधिकतम घनत्व कितने तापमान पर होता है, ये आपको बताना है। तो जल को अगर मैक्सिमम डेंसिटी चाहिए तो यहाँ पर 277 डिग्री जो केल्विन का मान है वो चाहिए होता है। ठीक, 277। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण ये है कि लोहे का घनत्व ये पानी से ज्यादा होता है लेकिन पारे से कम होता है। तो यहाँ पर पारे से उसका घनत्व कम होने की वजह से वो ऊपर के सरफेस पर ही तैरता रहता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? आप बताइए, इसमें से कौन सा रीजन होगा? पानी के उत्प्लावन के कारण ऐसा होता है, अपथ्रस्ट की वजह से, या सरफेस टेंशन इसमें उत्तरदायी होता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ये सरफेस टेंशन की वजह से होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है, अगले प्रश्न को देखिए, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो ऐसा महसूस होता है। अब क्या महसूस होता है आपको बताना है। अब इसमें आप देखकर बताएं।
तो कहा गया है कि पानी की सतह से ऊपर ये भारी हो गई है, पानी की सतह के ऊपर ये हल्की हो गई है, पानी से बाहर आकर ये अपनी स्थिरता खो दी है, या पानी से बाहर आकर इसके द्रव्यमान में वृद्धि हो गई है। तो द्रव्यमान तो उतना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन हाँ भार में परिवर्तन हो सकता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए वाला, पानी की सतह से जैसे ही ये ऊपर आएगी वो भारी हो जाएगी। पानी में किसी भी चीज का भार कम हो जाता है, आप जानते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम पानी भरा गया है, ठीक है, 200 ग्राम उसमें पानी भर दिया गया है। गुब्बारे का अपना कोई वजन नहीं है, लेकिन उसमें 200 ग्राम अंदर पानी भरा है, यानी अब गुब्बारे का पानी भरा हुआ जो टोटल वजन है वो 200 ग्राम है। अब इसमें इसका जल में भार कितना होगा, मतलब इसको आप पानी में डुबा रहे हो तो इसका भार कितना होगा, 0 होगा या 100 ग्राम 200 ग्राम, इसमें से कुछ हो सकता है। तो इसका जो भार है वो 0 हो जाएगा। कारण ये है कि प्रारंभ में कुछ दोलनों के बाद यह स्थिर हो जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ अगर देखा जाए तो इनिशियली आफ्टर सम ऑसिलेशन इट बिकम स्टेबल बिकॉज द डाउनवर्ड डायरेक्टिंग फोर्स exerted by weight of water in balloon is balanced by upward directing buoyancy force of water, ठीक है। hence the resultant weight in water is 0। रिजल्टेंट जो इसका परिणामी बल आप निकालेंगे ना वो 0 हो जाएगा, एज देयर इज नो रिजल्टेंट फोर्स, मतलब परिणामी बल यहाँ पर कोई होगा ही नहीं, और चूंकि हमें भार इसमें देखना था तो वो हो जाएगा 0। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि समुद्र में प्लवन करते हुए यानी तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है। तो ये बड़े खतरनाक होते हैं, ताजे पानी का सोर्स तो होते हैं, लेकिन ये जो पानी में ट्रेवल करने वाले जहाज हैं उनके लिए डेंजरस होते हैं। टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था आप जानते हैं। तो 1/9 हिस्सा ही हमें ऊपर दिखाई देता है, यानी बाकी जो 8/9 है वो अंदर डूबा रहता है, यानी जितना ये हमें ऊपर दिखाई देते हैं उससे कहीं ज्यादा बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लगभग नीचे डूबा रहता है। तो इसका 1/9 हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, नदी का मीठा जल और सागर का खारा जल, तो वो कुछ ऊपर उठता है, नीचे जाता है, या उसके साथ क्या होता है, तो वो कुछ ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। सागर की सतह पर प्रवेश करते ही वो कुछ ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखें। कहा जा रहा है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। अभी आपने देखा पीछे, सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से ज्यादा होता है, ये इसका कारण है। तो कारण यहाँ जो दिया है वो एकदम सही है, रीजन इसमें बता दिया। मतलब सागर के जल का घनत्व चूंकि वो खारा पानी होता है उसमें डेंसिटी ज्यादा होती है, नदी के पानी की तुलना में वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो इसमें ए वाले को चुनते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार होता है 200 से लेकर 900 नैनोमीटर के बीच में, या 250, 850, 300, 800 वाला नैनोमीटर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बीच में होता है। यहाँ पर जो लेंथ एक्सटेंशन है विजिबल लाइट की वो हमें देखनी है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 390, 780 वाला होगा। इसे आप देख रहे हैं। दृश्य प्रकाश की परास आपको बतानी थी, और वो परास क्या होगी, इसमें से 390, 780 वाली होगी, यानी डी वाला सही है। कभी कभी 4000, 8000 वाला देता है तो वो भी सही है, मतलब 400, 800 इसमें नैनोमीटर में अगर आप देखेंगे। तो इतना देखने के बाद आगे चलते हैं। अगले वाले में कहा गया कि मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है उसकी वेवलेंथ कितनी होती है आपको ये बताना है। और यहाँ जो वेवलेंथ है वो एंगस्ट्राम में दी हुई है। तो लगभग 5500 एंगस्ट्राम का जो प्रकाश होता है, मतलब इतनी वेवलेंथ का जो प्रकाश होता है, उसके लिए मानव नेत्र काफी सुग्राही होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा देख नहीं पाएंगे, लेकिन देखने में उतनी सहूलियत नहीं होगी। अगले वाले को देखिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वो सीधी रेखा में चल रहा है। कारण क्या है, क्योंकि ये बहुत छोटे कणों से बना होता है, इसका वेग बहुत ज्यादा होता है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है, और अपने चारों ओर से ये परावर्तित होता है, इस वजह से ऐसा होता है। तो रीजन एक ही है, इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत छोटी होती है। तरंगदैर्घ्य का मतलब समझ रहे हैं, ये जो आप देखते हैं इस प्रकार की जो इसमें तरंगों की गति होती है, तो ये तरंगदैर्घ्य जो है ये काफी छोटी होती है। तो ये कब ऊपर जा रहा है कब नीचे आ रहा है वो पता नहीं लगता है, मतलब हम उसे पकड़ नहीं पाते। तो इस वजह से ये लगता है कि प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चल रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है, किसकी जो चाल है वो अधिकतम होगी। कॉस्मिक रेज है, प्रकाश है, इलेक्ट्रॉन है, पराध्वनिक जो तरंग है वो दिखाई दे रही है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 × 10⁸ इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, किसमें अधिकतम होगा, तो निर्वात में अधिकतम होगा। बाकी जितने माध्यम है उसमें प्रकाश के रास्ते में रुकावट पड़ेगी तो जो वेग है वो कम हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने के लिए, प्रकाश को पहुंचने के लिए कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट का टाइम लगता है, नियर अबाउट। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्या चीज नहीं बदलती है, उसकी तीव्रता नहीं बदलती है,
माध्यम चेंज हो रहा है तो तीव्रता नहीं बदलेगी, वेग में परिवर्तन नहीं आएगा, तरंगदैर्घ्य या आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए आवृत्ति हमेशा अपरिवर्तित रहती है और प्रकाश ही नहीं, किसी भी चीज की आवृत्ति नहीं बदल सकती। अगर आवृत्ति बदलेगी तो वो चीज ही बदल जाएगी, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी इसका हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है। मतलब यहाँ एनर्जी कन्वर्जन की बात की जा रही है कि फोटोसिंथेसिस किसकी वजह से होता है। तो लाइट टू केमिकल एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है उसकी वजह से होता है, मतलब इस प्रोसेस की वजह से होता है, या लाइट टू थर्मल एनर्जी की वजह से होता है, थर्मल टू बायोकेमिकल एनर्जी, या हीट टू काइनेटिक एनर्जी। इसमें से कौन सा विकल्प होगा आप बताइए। देखिए प्रकाश ऊर्जा जो है उससे रासायनिक ऊर्जा में उसका परिवर्तन किया जाता है। मतलब पौधे यही काम करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में वो प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये वाला सही। अगले वाले को देखिए, प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है। मतलब जो इमर्जन ट्यूब होती है और लाइटनिंग डेकोरेशन होती है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज का। तो यहाँ जो ट्यूब होती है मतलब विसर्जन नलिका होती है उसमें कौन सी गैस भरते हैं, असल में ये पूछा जा रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नियॉन है। करेक्ट आंसर इसका नियॉन होगा, ठीक है। नियॉन वैसे एक अक्रिय गैस है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी ऑप्टिकल फाइबर, ये काफी नवोन्मेषी टेक्नोलॉजी है, तो उस टेक्नोलॉजी का नाम आपको बताना है। मतलब सिद्धांत इसके पीछे क्या होता है ये बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो सिद्धांत होता है उस पर ये काम करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का किया जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो जो तंतु प्रकाशिकीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित होते हैं उनके बारे में दिया हुआ है। मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं, रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं, ऐसा दिया है। या ये इसमें जो सेकंड वाला ऑप्शन है उसको देखिएगा, प्रकाशिक तंतु संचार तंत्र में ऊर्जा का उपभोग अत्यधिक कम होता है। मतलब इसमें जो ऊर्जा व्यय होती है वो काफी कम होती है। प्रकाशिक तंतु संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होते हैं। मतलब इसमें रेडियो आवृत्तियों का जो अवरोध है वो कम आता है या मुक्त होता है उससे। और भारत में प्रकाशिक तंतु के निर्माण के लिए रिलायंस समूह सन्नद्ध है। ये प्रश्न पूछा गया था और इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा। ऊपर वाले तीनों सही है, ऊपर वाले तीनों में कोई समस्या नहीं, लेकिन ये जो चौथा वाला है यही गलत है और इसका करेक्ट आंसर है ए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एंडोस्कोप क्या होता है। तो एंडोस्कोप असल में इसमें आप देखिए संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी होता है या फिर कैमरे का प्रकार होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी होता है। इसमें से कुछ नहीं होता है, एंडोस्कोप इसमें से कुछ नहीं होता है। इसके बाद मृग मरीचिका, ये देखिए मिरेज, ये जो मिरेज की घटना है ये किस वजह से होती है। तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होती है। मतलब जितना प्रकाश उस सतह पर पड़ा लगभग उसने टोटल लौटा दिया, ठीक है। एकदम से 100% तो नहीं लौटाएगा, आदर्श कंडीशन कहीं नहीं पाई जाती, तो आइडियल स्टेज नहीं होगी, लेकिन लगभग पूरा जो है वो वापस कर दिया। तो वो बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देगा, मतलब वो सतह जो है वो बहुत ज्यादा चमकीली दिखाई देगी और वहां भ्रामक स्थिति पैदा होती है। इसके बाद आगे चलते हैं। मरीचिका का बनना उदाहरण है, तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसी की वजह से बनती है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। मतलब हीरे को अगर बढ़िया कटिंग कर दी जाए तो खूब चमकीला हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो सतह है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की प्रोसेस को करने लगती है। मतलब प्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में परावर्तित करने लगती है। इसके बाद अगले वाले को देखें। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब 3 डायमेंशनल जो पिक्चर्स हैं उसको लेने के लिए हम फोटोग्राफी करते हैं, होलोग्राफी करते हैं, रेडियोग्राफी करते हैं, या इसमें से कुछ नहीं। तो होलोग्राफी जो होती है उसमें ये किया जाता है, आप देखते हैं चीजों पर होलोग्राम लगे होते हैं और उसे जरा रोशनी में ले आइए तो उसमें से तरह तरह की जो डिजाइनें हैं वो उभरने लगती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। कारण क्या है। मतलब जो टेलीविजन सिग्नल है वो कुछ दूरी तक आपको मिलेंगे लेकिन उसके बाद नहीं मिलेंगे। तो सिग्नल जो है वो बहुत वीक होते हैं, एंटीना कमजोर होता है, या जो एयर मतलब वायु होती है वो इस संकेत को, सिग्नल को अवशोषित कर लेती है, या जो अर्थ की सतह है वो असल में कर्व शेप की है, यानी उसका जो सतह है वो वक्राकार है। आप बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो पृथ्वी की सतह के वक्राकार होने की वजह से ही ऐसा होता है। अगर एक सीधी सतह होती तो उसमें ऐसा नहीं होता, लेकिन वक्र होने की वजह से कुछ दूरी के बाद वो गायब हो जाते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त टेक्नोलॉजी कौन सी है ये आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आवृत्ति मॉड्यूलन हो जाएगा, ठीक है। आवृत्ति मॉड्यूलन यानी जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो यहाँ पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद अगले वाले को देखिए। दृष्टिपटल यानी जो रेटिना होता है उस पर जो चित्र बनता है वो कैसा होता है। इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, मतलब वो वस्तु के बराबर होता है लेकिन उल्टा होता है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट,
वस्तु से छोटा होता है लेकिन सीधा होता है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड, मतलब वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। या फिर इक्वल टू ऑब्जेक्ट बट स्ट्रेट। अब इसमें से आप बताइए वस्तु सीधी होगी, छोटी होगी, कैसी होगी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा। वस्तु से छोटा और उल्टा होता है लेकिन वास्तविक होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है लेकिन वास्तविक होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधी आंख से देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है, मतलब उसका इलाज आराम से नहीं हो पाता, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। तो रेटिना का जलना सूर्य की निम्नलिखित में से किस किरणों की वजह से होता है? ताप की वजह से हो जाता है, या रेनबो लाइट से होता है, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से होता है, या इंफ्रारेड से होता है? तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ऐसा होता है। जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो उसमें पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। लेकिन चूंकि आकार में चंद्रमा छोटा है और सूर्य की दूरी थोड़ी ज्यादा है तो यहाँ कवर पूरा तो कर लेता है लेकिन किनारे एक छल्ले नुमा आकृति बच जाती है, जिसे कि डायमंड रिंग कहा जाता है। सूर्य का कोरोना वो होता है, तो वो प्रभा मंडल बाद में दिखाई देता है और वो इतना चमकीला होता है कि उसकी वजह से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि पराबैंगनी किरणें वहां से रिलीज होती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। किस तारे का माफ कीजिएगा, किसी तारे का रंग दर्शाता है, मतलब तारे का जो रंग है उसके आधार पर हम क्या तय कर सकते हैं? तो उसके टेम्परेचर को तय कर सकते हैं, मतलब उसका ताप वर्तमान में कैसा है। और ताप एक बार अगर हमें पता लग जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है या कितना उसके पास और ईंधन बचा हुआ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किस चीज से, ये आपको बताना है। प्रकाश के रंगों को हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? तो डिसाइड करने के लिए जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसमें सबसे पहला होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं ना कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य इतनी है, नीले रंग की इतनी है, तो ये तरंग दैर्घ्य के आधार पर ही तय होता है। अगले वाले को देखते हैं। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है, मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट है। तो ऐसा रंग है बैगनी। ठीक है, जो विजिबल लाइट होती है उसमें बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है, मतलब ये इलिप्टिकल दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से होता है, इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना है उसकी वजह से होता है, या उनका ये एक्चुअल शेप है, ये भी दिया हुआ है। अब इसमें से करेक्ट आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन की घटना यहाँ जिम्मेदार होती है, रिफ्रैक्शन जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ वृक्षों के द्वारा, कवकों के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, या फफूंद के द्वारा। अदृश्य भाग, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये किया जाता है। दृश्य भाग से पौधे करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों प्रयुक्त होता है आपको बताना है। तो ट्रैफिक सिग्नल में कोई भी लाइट क्यों इस्तेमाल की जाएगी? ताकि वो दूर से ही दिखाई दे और लोगों को उसकी जानकारी हो जाए, मतलब उसके आधार पे वो निर्देशों का पालन करें। तो इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होती है। ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ है वो लॉन्गेस्ट होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले में कहा गया, मतलब इसमें कथन कारण दिया है, तो कथन में कहा गया कि खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ये इसमें घटना है। तो सही बात है, इसमें दोनों जो है वो सही है और व्याख्या भी ठीक है। लाल रंग का प्रकीर्णन यानी जो उसका बिखराव है वो कम होगा तो वो सीधा सीधा हमें दिखाई देगा। बाकी रंग जो है वो प्रकीर्णित हो जाते हैं, उसमें प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग का जो प्रोसेस है वो हो जाता है, तो वो उतनी तीव्रता से हमें नहीं दिखाई दे सकते, इसलिए इसका ए वाला जो है वो सही। इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का इस्तेमाल किया जाता है, तो वही प्रकीर्णन इसका सबसे कम होता है, यही रीजन है। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना की वजह से ही ऐसा होता है। आसमान जो है वो नीला दिखाई देता है पृथ्वी से देखने पर, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। फिर वही पूछा गया है, प्रकीर्णन होगा इसका, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। रीजन क्या है इसके पीछे आप बताइए। तो ये भी प्रकीर्णन की ही घटना होती है, इसमें कोई और अनदर प्रोसेस नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण क्या है, मतलब सूर्य जो है वो लाल रंग का दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, तो इसके पीछे रीजन क्या है? वही प्रकाश का प्रकीर्णन। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कौन सी घटना के पीछे कौन सा प्रोसेस है, ये पूछा जाता है। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। जो आकाश का रंग है वो कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए। जब अधिकतम ऊंचाई या अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है, मतलब आप काफी ज्यादा ऊंचाई पर हैं, हाई एल्टीट्यूड पर, और वहां से देख रहे हैं, तो वो कैसा दिखाई देगा? तो अगर ज्यादा ऊंचाई से देख रहे हैं तो काला ही दिखेगा। ठीक है, कम ऊंचाई से देख रहे हैं तब वहां पर जो रंग है वो दिखाई देंगे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जो ग्रीन ग्रास होती है उसका रंग हमें हरा, मतलब ग्रीन क्यों दिखाई देता है, उसके पीछे रीजन क्या है?
मतलब कोई चीज जिस रंग की है उस रंग की हमें असल में क्यों दिखाई दे रही है, ये पूछने का मतलब है। तो इसके पीछे ये कारण होता है कि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी यहाँ आप देखें हमारी आंखों पर परावर्तित करती है, या फिर हरे रंग के प्रकाश का अवशोषण कर लेती है, हरे रंग के अतिरिक्त सभी रंगों के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, या इसमें से कोई नहीं। तो देखिए कोई भी वस्तु जिस रंग की दिखाई दे रही है असल में वो उसी प्रकाश को परावर्तित कर रही है, बाकी को वो अवशोषित कर ले रही है। तो यहाँ अगर कोई घास हमें हरी दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि वो हरे रंग के प्रकाश को परावर्तित कर रही है, बाकी जितने हैं उन्हें अपने अंदर सोख ले रही है। इसके बाद अगले को देखते हैं। प्रसारी विश्व यानी जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की अवधारणा है या संकल्पना है वो किस पर आधारित है? तो डॉपलर इफेक्ट पे है। डॉपलर इफेक्ट में ये कहा गया, मतलब उसी के आधार पे पता लगाया गया कि आकाश गंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, यानी जो ब्रह्मांड है उसका लगातार प्रसार हो रहा है। इसके बाद देखिए कार के पीछे के यातायात दृश्यावलोकन के लिए, मतलब पीछे का अगर आपको सीन देखना है तो उसके लिए किस प्रकार के शीशे का इस्तेमाल होगा? अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर है यानी अवतल दर्पण, या फिर स्पेरिकल मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, या फिर प्लेन मिरर है। इसमें से कौन सा मिरर यूज करेंगे आप बताएं। और इसका जो राइट आंसर है वो उत्तल दर्पण हो जाएगा, यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए फिर वही चीज पूछी गई है, वही प्रश्न रिपीट कर गया है और उत्तल इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए वाहनों की पृष्ठ दृष्टि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग ढंग से एक ही प्रश्न को घुमा घुमा कर पूछा गया है, तो इसका भी उत्तर होगा। इसके बाद देखिए धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन में निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? मतलब एक छाता आप धूप से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका रंग कैसा होना चाहिए? ऊपर काला नीचे उजला, मतलब नीचे सफेद और ऊपर काला, या ऊपर उजाला और नीचे काला, या मात्र काला या मात्र उजला। तो देखिए अगर एकदम उजला रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऊपर उजला है और नीचे काला है तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें कहा गया कि खगोलीय दूरी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? ये असल में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, खगोलीय दूरदर्शी है। ठीक, खगोलीय दूरदर्शी से अगर कोई इमेज बन रही है तो वो कैसी होगी? वर्चुअल और छोटे आकार की होगी, या फिर वर्चुअल होगी और बड़े आकार की यानी मैग्नीफाइड होगी, या फिर रियल होगी और छोटे आकार की होगी, या फिर वास्तविक मतलब रियल होगी और बड़े आकार की होगी? इसमें से आप बताइए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काल्पनिक और बड़ी, मतलब वो एक तो इमेजिनरी होगी, दूसरी बड़े साइज की होगी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच में कोई चीज रख दी जाती है तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे आप बताइए। अनंत प्रतिबिंब बनेंगे अगर दोनों दर्पण समतल है तो। ठीक है, अनंत इनफाइनाइट वहां पे जो इमेज है वो बनेगी। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। यहां कहा जा रहा है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में रखा गया है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? फिर वही चीज दूसरे ढंग से पूछी गई है। तो यहाँ रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं और अनंत बनेगा, ये आपने पीछे अभी देखा है। नेक्स्ट, अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? नीला, हरा, लाल, पीला ऐसे दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हरा हो जाएगा। ठीक है, हरा रंग दिखाई देता है बीच में। वो क्रम आप जानते हैं, विबग्योर या बैनिया हपिनाला के तौर पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, जल में वायु का बुलबुला जो होता है वो किस तरह से व्यवहार करेगा? मतलब पानी के अंदर हवा का बुलबुला है वो कैसा दिखेगा? तो उसका जो व्यवहार है वो असल में अवतल लेंस की तरह से होगा, यानी कॉन्वेक्स, माफ कीजिएगा कॉन्केव लेंस की तरह से होगा। यहाँ आप देख रहे हैं लेंस, ध्यान दीजिएगा, मिरर नहीं, यहाँ वो लेंस के समान व्यवहार करेगा, मिरर की यहाँ बात नहीं हो रही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि जल के अंदर वायु का बुलबुला, फिर से वही चीज है, अभिसारी और अपसारी यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसके अलावा सिलेंड्रिकल और बाईफोकल भी दिया हुआ है, तो वो दोनों तो होंगे नहीं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपसारी हो जाएगा, यानी डाइवर्जेंट लेंस जो होता है उसके समान ये व्यवहार करेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, कम से कम उसकी ऊंचाई का आधा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई का चौथाई होना चाहिए, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो उसकी ऊंचाई का कम से कम आधा होना चाहिए, मतलब जितनी उस व्यक्ति की हाइट है, मान लीजिए 6 फुट का कोई इंसान है तो कम से कम 3 फुट का दर्पण तो होना चाहिए, तभी वो सिर से पैर तक दिखाई देगा। इसके बाद देखिए 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखना है तो आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई आधा कर दीजिए इसका, और आधा करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 0.75 मीटर। इसके बाद दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। तो ये दूर के पिंडों को साफ साफ देख सकता है, ऐसा दिया है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है, यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज लार्ज, मतलब उसके लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। द इमेज ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिहाइंड द रेटिना, या कॉन्केव लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, मतलब इस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए या दूर करने के लिए कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल होता है।
आप बताइए कि इसमें से दूरदृष्टि दोष यानी जो हाइपरमेट्रोपिया होता है उसके लिए किस चीज का यहाँ बात सही नहीं कहा गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला हो जाएगा। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, यही वाला इसमें से गलत है। लेंस कौन सा यूज होता है अब आप समझ गए होंगे। ये जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी ऊपर वाला सही दिया है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष अगर आपको है तो कॉन्केव लेंस यानी जो नतोदर अवतल लेंस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ देखिए निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, अभी आपने पीछे पढ़ा वही चीज यहाँ रिपीट कर गई है। अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए फिर से अवतल लेंस, इसे हमने देखा। अगले वाले को देखते हैं। आंख में संकेंद्रण होता है यानी फोकस किस चीज का होता है, तो लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा, लेंस के आगे पीछे की गति के द्वारा, रेटिना के आगे पीछे गति करने से, या आंख का जो तरल है उसके अपवर्तनांक में परिवर्तन हो जाता है। मतलब आंख की जो लिक्विडिटी होती है उसमें परिवर्तन आता है, अपवर्तनांक बदल जाता है। इसमें से कौन सा होगा, तो इसका हो जाएगा लेंस की उत्तलता में परिवर्तन। मतलब लेंस जो है उसकी कॉन्वेक्सिटी में चेंज आता है, तो इसकी वजह से ऐसा होता है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो मृग तृष्णा यानी जो मिरज है वो एक प्रकाशिकीय भ्रम है, मतलब एक भ्रामक घटना होती है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। सर्च लाइट जो होती है उनमें अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। और गर्मी में सामान्यतः सफेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े कपड़ों की तुलना में ज्यादा वरीयता वाले माने जाते हैं, आरामदेह होते हैं। और एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगी के कान, नाक, गले की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से आपको जो गलत है वही तलाश करना है। और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो उत्तल दर्पण है वो नहीं बल्कि अवतल दर्पण काम में आता है। ठीक, यहाँ पर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल नहीं होगा, बाकी जितने दिए हैं वो सही। इसके बाद अगले वाले में चले। खोज बत्ती जो है मतलब जो सर्च लाइट होती है उसमें किस दर्पण का इस्तेमाल होता है। पीछे आपने अभी देखा है, इसमें से नतोदर यानी जो कॉनकेव मिरर है वो इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। 25 सेंटीमीटर होती है, आपने कई बार देखा। प्रश्न में कहा गया है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। फिर से वही 25 सेंटीमीटर यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है, तो धूप के चश्मे की पावर 0 होती है, 0 डायोप्टर होती है। लेंस की पावर नापने के लिए डी यानी डायोप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है। मतलब इसका जो यहाँ पर कैमरा होता है रेटिना के अंदर, ट्रेडिशनल कैमरा, उसको हम किस चीज से तुलना कर सकते हैं। फिल्म से, लेंस से, शटर से या आवरण से। तो इसमें अगर आप देखें ये प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा है और करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा फिल्म। ठीक है, फिल्म से यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। इसके बाद अगले वाले में चले। और अगले प्रश्न में आपसे कहा गया कि सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है। तो रंगों की संख्या अगर सूर्य के प्रकाश में देखा जाए तो ये 7 होती है। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप जो है वो हाथ को जला देती है तुलनात्मक रूप से गर्म पानी। जैसे गर्म पानी की भाप आपको लग जाए और गर्म पानी से आप खुद जल जाए तो दोनों में जलन ज्यादा भाप से जलने पर होगी। ऐसा क्यों, तो इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो भाप की गुप्त ऊष्मा है वो यहाँ पर ज्यादा होती है और उसी की वजह से वो ज्यादा ज्वलनशील सिद्ध होती है। तो यहाँ आप देखें। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखें कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही दिखाई देंगे। तो ये -40 वाला होगा। ठीक है, दोनों में सेम जो रीडिंग है वो दिखाई देगी। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फारेनहाइट है। इसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम कितना होगा। तो यहाँ आप कन्वर्ट कर सकते हैं और करेक्ट आंसर इसका आएगा 36.89। ठीक है, 36.89 जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट, ठंडे देशों में पारे के स्थान पे अल्कोहल वाले जो तापमापी होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों, तो ठंडे देश हैं तो भाई पारे का इस्तेमाल करेंगे तो पारे का जो हिमांक है यानी जहां फ्रीजिंग पॉइंट है वहां वो जम जाएगा। अल्कोहल के साथ ऐसा नहीं होता, तो यहाँ वही पूछा है। अब इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा अल्कोहल का जो द्रवांक है वो निम्न होता है। ठीक है, अल्कोहल का जो द्रवांक है वो निम्न होता है। इसका जो ये ए वाला ऑप्शन है वो सही है। द्रवांक का मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से, असल में ये हिमांक होना चाहिए था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहां देखिए स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर इस्तेमाल होता है। एथेनॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, मेथेनॉल या फिर प्रोपिल अल्कोहल, इसमें से कौन सा होगा। स्वचालित इंजनों की बात हो रही है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से एथिलीन ग्लाइकॉल हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछे गए हैं और कई बार पूछे गए हैं। वैसे तो जितने यहाँ आप देख रहे हैं वो सभी PYQ ही है। गर्म करने से विस्तारण होता है। अब विस्तारण किस चीज में होगा, केवल ठोस पदार्थ में ही होता है। मतलब जो सॉलिड पदार्थ है उनके अंदर विस्तार होगा, या पदार्थ का भार बढ़ जाता है, जो वेट ऑफ मटेरियल है उसमें इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, या पदार्थ का घनत्व घट जाता है। ठीक है, किसी चीज को आप गर्म कर रहे हैं तो उसका घनत्व घट जाएगा, या द्रवों और
सभी द्रव्यों ठोस पदार्थों में समान दर पर होता है। अब इसमें आप बताइए, द्रव्य नहीं है असल में, यहाँ पर द्रव है, ठीक है, ये द्रव है। यहाँ आप इसका अंग्रेजी वर्जन देखिए, अगर एट द सेम रेट फॉर ऑल लिक्विड एंड सॉलिड। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है, गर्म करेंगे तो वो विस्तारित होगा और फैलेगा तो उसके घनत्व में कमी आएगी, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले में चले, बर्फ पिघलती है तो क्या होता है, उसके वॉल्यूम में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या मास घटता बढ़ता है। तो नीचे वाले ऑप्शन तो बेकार है, ठीक है, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो अपरिवर्तित रहेगा। वॉल्यूम में क्या परिवर्तन होगा, तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा, बर्फ अगर पिघलेगी तो उसका वॉल्यूम जो है वो कम होगा। इसके बाद अगले वाले को देखिए, थर्मोस्टेट का संबंध किससे है, तो थर्मोस्टेट का संबंध है आर्द्रता से, लेकिन इसका उत्तर गलत दिया हुआ है। थर्मोस्टेट ये नाम से स्पष्ट होता है, और इसका जो संबंध है वो किससे होगा, टेम्परेचर से होगा, तापक्रम से होगा, सीधी बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए थर्मोस्टेट वह यंत्र है, उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा, ऊष्मा नापता है, तापक्रम नापता है, या तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है, या दाब को स्वनियंत्रित करता है, इसमें से होगा कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, किसी निकाय का जो टेम्परेचर होता है उसको ये ऑटो कंट्रोल करता है, मतलब ऑटोमेटिकली उस पर अपना रेगुलेशन रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट ये होता कहाँ है, ये भी दे दिया। तो इसका उपयोग प्राय रेफ्रिजरेटर में होता है, तापमान को कम करने के लिए होता है, या एक निश्चित तापमान को बनाए रखने के लिए होता है। तो अभी पीछे आपने देखा स्टेट यानी स्टेबल करने का ये काम करता है, तो एक समान तापमान को बनाए रखने के लिए, ताकि चीजें खराब ना हो फ्रिज के अंदर, उसको ये काम करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने के लिए जो सुरक्षित तापमान है वो कितना होना चाहिए, तो 4 डिग्री सेल्सियस तो कम से कम होना ही चाहिए। अब देखिए, सीले हुए बिस्कुटों को अगर फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, ठीक। अब इसका कारण क्या है, तो उनके अंदर की नमी जो है वो बाहर आ जाती है। फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम हो जाती है, इसलिए ज्यादा नमी जो है वो अवशोषित हो जाती है। आर्द्रता फ्रिज के अंदर ज्यादा होती है, इसलिए नमी अवशोषित हो जाती है। और फ्रिज के अंदर दाब ज्यादा होता है, जिससे कि नमी को बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर बी होगा, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, ठीक है, ठंडक ज्यादा होती है, आर्द्रता कम होती है, और इस वजह से जो एक्स्ट्रा नमी होती है वो अवशोषित हो जाती है और बिस्किट फिर से कुरकुरे हो जाते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यदि फ्रीजर में बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर की जो शीतलन क्षमता है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब आपका जो फ्रीजर है वो पूरा हिमालय बन गया है, तो ऐसी स्थिति में जो फ्रिज है वो ठीक से काम नहीं करेगा, मतलब उसकी ठंडा होने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। बर्फ एक दुर्बल चालक है, इसके पीछे रीजन ये है कि एक पुअर कंडक्टर होता है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। सही इसका दोनों है, ठीक, यहाँ पर व्याख्या और जो कारण कथन दिया है सब सही है। यही रीजन होता है, बर्फ एक दुर्बल चालक होता है, तो यहाँ जो कूलिंग का प्रोसेस है वो धीमा हो जाता है। तो इसका समाधान ये होता है कि अगर फ्रॉस्ट फ्री है तब तो उसमें फ्रॉस्ट जमेगी ही नहीं, लेकिन अगर डिफ्रॉस्ट करने वाले रेफ्रिजरेटर हैं तो उन्हें डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखते हैं। यहाँ पर कहा गया कि ये कथन में है कि अंतरिक्ष आधारित जो सौर ऊर्जा है यानी SBSP, उसको ऐसा कहा जाता है, इसका जो अंग्रेजी वर्जन है उसको देख लेते हैं, इसमें ज्यादा सही तरीके से दिया है। स्पेस बेस्ड सोलर पावर should it is known to be made a national target। रीजन क्या दिया है इसका, द सप्लाई ऑफ SBSP is 99% नॉन स्टॉप इन अ ईयर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी इज एविडेंस। ये इसके पीछे कारण है, मतलब बिना रुके 99% जो आपूर्ति है वो कर सकता है, बहुतायत उपलब्धता वाली जो जानकारी है वो दी हुई है। तो बताइए कि कथन और कारण में से सही कौन सा है। अब इसमें अगर देखा जाए तो करेक्ट आंसर होगा ए वाला ही। ये व्याख्या सही दिया है इसकी, मतलब कथन कारण तो ठीक है ही है, लेकिन उसके अलावा व्याख्या भी सही है, और इसीलिए इसका जो ए वाला आंसर है उसे हम चुनेंगे। आगे चलते हैं, ये नॉन-मेशी जो टेक्नोलॉजी होती है इसमें अगर सुधार वाली बातें कही जाती हैं, मतलब अच्छी बातें कही जाती हैं, तो प्राय वो सही होती है। इसके बाद देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन इसकी चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बढ़ेगी, ठीक है, चौड़ाई भी बढ़ेगी, चौड़ाई घटेगी नहीं। इसके बाद देखें आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों तापमान को नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशन और एयर कूलर दोनों आर्द्रता को कंट्रोल करते हैं। एयर कंडीशन आर्द्रता नियंत्रित करता है और एयर कूलर जो होता है वो आर्द्रता को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और यही बात है। इसीलिए जब उमस वाला मौसम आता है तो कूलर बहुत ज्यादा कष्टदेह हो जाते हैं, उनमें पानी भर के आप चलाएंगे और ज्यादा ह्यूमिडिटी पैदा होगी और इससे और चिपचिपी गर्मी लगेगी। तो उस गर्मी में जो चिपचिपी गर्मी यानी आर्द्रता वाली गर्मी होती है जो बरसात होने के बाद लगती है, तो उसके लिए एयर कंडीशन काम आते हैं, और सी वाला इसका सही है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले को देखते हैं। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक क्या नियंत्रित करता है, तो तापमान के साथ साथ ये आर्द्रता पर भी नियंत्रण करता है, और इसी वजह से हर मौसम में काम करता है। तो यहाँ पर आप देखें कि आर्द्रता और तापक्रम को ये नियंत्रित करता है। क्या ये दाब को भी नियंत्रित करता है, जरा सोच कर बताइएगा।
तो ये दाब को नियंत्रित करने वाला कोई यंत्र नहीं होता है, इसमें सिर्फ आर्द्रता और टेम्परेचर से ही जो कनेक्शन है वो दिखाई देता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। तो देखिए कोई भी चीज कितनी जल्दी सूखेगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि टेम्परेचर तो ज्यादा रहे ही, उसके साथ साथ आर्द्रता कम रहे। तो 100% आर्द्रता है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है, या 20% आर्द्रता है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान है। तो देखिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए था, 60 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 20% आर्द्रता है, तो ये वाला जो टेम्परेचर है इस पे कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। इसके बाद देखते हैं आगे, यहाँ पर आप देखिए डी वाला सही था। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होता है। नमक आप मिला रहे हैं, सामान्य नमक यानी NaCl, तो पानी के जो क्वथनांक और हिमांक बिंदु है यानी बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट है, दोनों क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे। मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है यानी क्वथन बिंदु है वो बढ़ेगा और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ देखिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह होता है। कारण क्या है, काले कपड़े आप पहन लेंगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी। रीजन ये है कि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। काले रंग में ऊष्मा सोखने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो वो जितनी ज्यादा ऊष्मा को सोखेगा उतनी ज्यादा गर्मी पैदा करेगा। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को किया है, प्रश्न आगे भी जारी रहेंगे। इसमें इतना ही।